हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और फोटोसिंथेसिस क्या है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में पहली एक लाइन मैंने लिखी हुई है, लाइफ ऑन अर्थ अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन एनर्जी डिराइव फ्रॉम द सन। तो यहाँ लाइफ की बात हो रही है। लाइफ का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो सभी डिपेंड करते हैं किस पे? एनर्जी पे। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से। तो सन से आने वाली एनर्जी जिसे हम लोग लाइट एनर्जी कहते हैं उसे डायरेक्टली सारे हेटेरोट्रॉफ नहीं ले सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो इस एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। नहीं, फोटोसिंथेसिस ही एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इस एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। तो यहां पे हमने पहला इंपॉर्टेंस ये देख लिया कि फोटोसिंथेसिस ही वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सन एनर्जी यानी सनलाइट वाली जो एनर्जी है उसको यूजेबल फॉर्म में लाएगी और फिर उस यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होगी यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट होगी उसको दूसरे हेटेरोट्रॉफ्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम लोग सीधा सीधा जो मेन इंपॉर्टेंस है उसको पहले देख लेते हैं, इसका रिएक्शन। ठीक है, तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। लाइट यहां सनलाइट होगी, क्या बन जाएगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो गई, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अब इस रिएक्शन में ही समझ में आ जाएगा क्यों इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि यहां पर बन क्या रहा है? ऑर्गेनिक मटेरियल। जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनको जो ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हो कहां रही है एक्चुअली में? प्लांट में हो रही है। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल है क्या जो इनिशियली बन रहा है? ग्लूकोज, विच इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड, यहां पर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जिसको हम लोग रिस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। क्या सिर्फ यही है इतना रोल है ऑक्सीजन का? नहीं, बल्कि ये ऑक्सीजन जो है अल्टीमेटली यूज कहां होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड दैट इज द ATP। तो ऑक्सीजन का हम लोगों ने यहां पर रोल देखा। अगर आप मार्केट से ऑक्सीजन खरीदने जाएं तो पर डे की ऑक्सीजन हजारों रुपए की पड़ जाएगी जो फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल रही है प्लांट से। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो जो पॉइजनस गैस है जो रिस्पिरेशन में निकलती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है, इसी को प्लांट यूज कर रहे हैं। तो CO2 का फिक्सेशन भी यहां पर हो रहा है, ये पॉइजनस गैस है ना। तो CO2 का फिक्सेशन कर रही है कौन? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो इससे हो क्या रहा है? जो CO2 का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ना चाहिए वो मेंटेन रहता है। अदरवाइज अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम जो चल रही है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, दूसरा हमारे लिए भी ये पॉइजनस होगी। तो CO2 के कंसंट्रेशन को ये कम करती है या मेंटेन करती है, कम नहीं कह सकते, मिनिमाइज करती है या मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट आते हैं फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन। जितने भी फॉसिल फ्यूल हम लोग देख रहे हैं इस समय जो इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो या और सारे हों, वो सभी के सभी क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस के थ्रू बने हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर फॉर्मेशन। तो ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, ये भी ऑक्सीजन के थ्रू होता है। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बन रही है ये स्ट्रेटोस्फीयर में जब जाती है तो वहां UV रेडिएशन पड़ती है जिससे ये ऑक्सीजन ब्रेक कर जाती है और दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर यानी जुड़कर ओजोन का फॉर्मेशन करती है। मैं एक रिएक्शन शो कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। O2 अल्ट्रावायलेट रेज, ऑक्सीजन एटम में टूट गई यानी 2 ऑक्सीजन एटम टूट गए। अब इसके साथ रिएक्शन हो गया यानी एक ऑक्सीजन एटम आके रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में फॉर्मेशन हो जाएगा किसका?
ओजोन का। तो ये एक और इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, फूड चेन रेगुलेशन। किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी तरह के फूड चेन की बात करें तो वहां पर अगर कोई प्रोड्यूसर है तो वो प्लांट है ना, या दूसरे फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। हमेशा जरूरी नहीं हो सकता कि प्लांट हो, यानी हायर प्लांट्स हो, वो एल्गी भी हो सकते हैं या दूसरे लोअर प्लांट्स भी हो सकते हैं, इवन साइनोबैक्टीरिया भी हैं। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हम हायर प्लांट की बात करेंगे, बट फोटोसिंथेसिस जो है वो सारी ही फूड चेन को रेगुलेट करेगी। वो किसी भी इकोसिस्टम की बात हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात हो या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी ये भी डिपेंड किस पे करेगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, कि अगर फोटोसिंथेसिस सही से चल रही तो प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी। आपको जानकर ये बड़ा मजा आएगा, आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि जो पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एनुअली हो रही है वो कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है। तकरीबन 17 to 18 बिलियन टन CO2 fixed by plants annually। ठीक है, एनुअली इतने बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है बाय द फोटोसिंथेसिस। कौन करता है? प्लांट करते हैं। और इस फिक्सेशन से तकरीबन 170 बिलियन टन ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज होते हैं। ये ड्राई वेट में है, ड्राई वेट में। ठीक है, तो अब आपको यहां समझ में आ रहा है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक नॉर्मल प्लांट की अगर बात करें तो वो 12 kg के आसपास हर साल CO2 का फिक्सेशन करता है, और सेम प्लांट इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एक साल में कि जो 2 लोग या 2 से ज्यादा लोगों के लिए काफी है। तो यहां पे फोटोसिंथेसिस का सिर्फ इतना मकसद नहीं है कि ऑक्सीजन का बनना है और CO2 का फिक्स होना है, साथ ही साथ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है। इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो कंप्लीट ब्रेक डाउन इस ग्लूकोज का नहीं हो पाएगा। और इसके लिए आपको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? इसी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑक्सीजन मिलेगी जो कि एनवायरनमेंट में आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देख लिया फोटोसिंथेसिस के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे इसी फोटोसिंथेटिक चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू।